आज के जमाने में अगर आपको सच जानना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी सर्च में आया वर्ष 2005 जब देश में सूचना का अधिकार कानून बना और मैंने अपनी पहली आरटीआई एप्लीकेशन डाली। अब लड़ाई दो मुद्दों पे थी, एक तो वो जो सूचना मैंने मांगी थी, दूसरा क्लेम जो लॉरेंस स्कूल सनावर ने दिया था कि ये एक प्राइवेट स्कूल है। इंडिया के जो नॉन फेमस बट करप्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खास करके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, और उनके घपले और घोटालों का पर्दाफाश कर रहा हूं। मैं अब तक 1696 आरटीआई एप्लीकेशंस डाल चुका हूं। ये डॉक्टर साहब ने इसलिए संभाल कर रखी हुई है और इसमें दीमक इसलिए लगी हुई है, ये दीमक शायद डॉक्टर साहब इसलिए नहीं हटा पा रहे क्योंकि जो सिस्टम में, जो शिक्षा के सिस्टम में हमारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर दीमक लगी हुई है, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं उसमें व्यस्त हुए और इस दीमक को वो हटाने में कामयाब नहीं हो पाए। नंबर एक तो मैं अमर नहीं हूं, इमॉर्टल नहीं हूं, मैंने मरना ही है, तो कोई भी मुझे मार नहीं सकता क्योंकि हर बंदे की मौत निश्चित है। सिर्फ मेरी लाइफ शॉर्ट कर सकते हैं। व्यवस्था जो हम अपने लिए बनाते हैं, जो हमारे आसपास का समाज बनाता है और सरकारें बनाती है, और इसी व्यवस्था में कुछ कमियां रह जाती हैं जिनका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। पर बड़ी विडंबना तब हो जाती है जब ये कमियां और कमियों का नाजायज फायदा उठाना ही अपने आप में एक व्यवस्था बन जाती है। ऐसे में जो इस व्यवस्था से लड़ता है उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। इस इंटरव्यू में खबर नाउ के संपादक अरविंद कंवर आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाएंगे और आपसे साझा करेंगे एक कहानी व्यवस्था से लड़ाई की। देखिए ये इंटरव्यू। कहते हैं आज के जमाने में अगर आपको सच जानना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत कई तरीके से चुकानी पड़ सकती है, लेकिन जिस कीमत की मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, जिस शख्सियत की मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूं, आप उनकी हिस्ट्री, उनका वर्तमान जब आप मेरे से जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ जो शख्स इस वक्त इस कमरे पे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंगला हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंगला एक जमाने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा नाम रहे। इन्होंने बॉटनी में पीएचडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, लॉरेंस स्कूल सनावर में ये टीचर रहे, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में ये टीचर रहे, और आज जो मैं इनकी बात आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस चीज की कीमत चुका रहे हैं। डॉक्टर सिंगला, खबरनामा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। डॉक्टर सिंगला के साथ मेरी इनके साथ बहुत पुरानी जान पहचान है, और कल मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा था तो चर्चा चली, तो मैंने उनसे जाना कि डॉक्टर सिंगला का आजकल हाल चाल क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे, तो मैं इनके पास आया। कहां से शुरू हुई कहानी डॉक्टर साहब? ये कहानी शुरू उसी टाइम हुई जब मैं लॉरेंस स्कूल सनावर में टीचर था। 2003 में लगा था। टीचर लगने के बाद मैंने देखा कि वहां काफी कमियां पेशी हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने महसूस की, क्योंकि मैं पंजाब से या चंडीगढ़ से रहा हूं, जहां बहुत ज्यादा पारदर्शिता है, जवाबदेही है, वहां इस नाम की कोई चीज नहीं थी। तब मुझे महसूस हुआ कि माना कि 1847 से पहले और 1947 से पहले देश गुलाम था, तो गुलामी का माहौल रहा होगा, लेकिन अब तो देश आजाद हो चुका है। अगर लॉरेंस स्कूल सनावर 1947 के बाद एक आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो यहाँ पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए और हर एक चीज का पता होना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए जब मैं सवालों के जवाब मांगता, कुछ भी ना मिलता, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना चीजों के सवाल, इन सवालों के जवाब ढूंढे जाए। इसी सर्च में आया वर्ष 2005 जब देश में सूचना का अधिकार कानून बना और मैंने अपनी पहली आरटीआई एप्लीकेशन डाली, जिसमें मैंने लॉरेंस स्कूल सनावर से ही पूछा था कि स्कूल के रूल्स क्या है, स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो एप्लीकेशन थी मेरी पहली, जिसकी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। 2005 में डॉक्टर सिंगला सनावर स्कूल में टीचर थे और इन्होंने वहां पे एक जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और जब मैं इनसे बात कर रहा था, बड़ी वाजिब सी बात है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में ये जानना तो जरूरी है कि उस स्कूल में बाकी पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। जो बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं उनको जानने का अधिकार है कि वो बच्चे जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। 2005 में ये जानकारी डॉक्टर सिंगला ने मांगी थी, 2024 है, अब तक जानकारी मिली नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये लड़ाई अभी भी हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, हिमाचल हाईकोर्ट में ये लड़ाई चल रही है लॉरेंस स्कूल सनावर के साथ, लेकिन उस पूरे एपिसोड ने डॉक्टर साहब की जिंदगी को ही बदल दिया। क्या हुआ उसके बाद? सर हुआ यूं जी, जब मैंने एप्लीकेशन डाली
आरटीआई एप्लीकेशन 28 दिसंबर 2006 को। तो बजाय के मुझे 30 दिन में उसका जवाब मिलता, एप्लीकेशन मिलते ही उन्होंने मुझे टर्मिनेशन लेटर भेज दिया कि तुरंत प्रभाव से आपको जॉब से हटाया जाता है, और क्योंकि इमीडिएटली हटाया जाता है इसलिए 3 महीने की सैलरी भी वहां से भेज दी। तो उसके खिलाफ फिर मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट अपील डाली, फिर सेकंड अपील डाली केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली को, जिसमें मेरा सिंपल सवाल थे जिनका मैं जवाब चाहता था, और इनका एक ही जवाब था कि क्योंकि ये स्कूल प्राइवेट है इसलिए ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, इसलिए किसी भी सवाल का जवाब देना लॉरेंस स्कूल सनावर अथॉरिटीज की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन जब मैं स्कूल में रहा, जो मैंने स्कूल के रिकॉर्ड्स देखे, जब पब्लिकली सुना, उस हिसाब से ये किसी भी तरीके से लॉरेंस स्कूल सनावर एक प्राइवेट स्कूल हो ही नहीं सकता था। तो अब लड़ाई 2 मुद्दों पे थी, एक तो वो जो सूचना मैंने मांगी थी, दूसरा क्लेम जो लॉरेंस स्कूल सनावर ने दिया था कि ये एक प्राइवेट स्कूल है। तो अल्टीमेटली इस मुद्दों पे 3 जनवरी 2008 को सीएसी में बहस हुई और 25 जनवरी 2008 को फैसला आया, जिसमें 2 लाइन का क्रक्स ये था कि क्योंकि किसी भी तरीके से लॉरेंस स्कूल सनावर को आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता, इसलिए राजेंद्र सिंगला द्वारा मांगी गई पूरी सूचना इनको दी जाए। उसके बाद मैंने सीबीएसई को भी काफी आरटीआई डाली, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे मिस्टर शैलेश गांधी, उनके पास केस लगा था, और उन्होंने सीबीएसई के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे उस टाइम मिस्टर इमैनुअल जोसेफ, उनको डायरेक्ट किया था कि इनको अपने ऑफिस में ले जाओ और ऑफिस तब तक खुला रखो जब तक ये लॉरेंस स्कूल सनावर से जुड़े सारे दस्तावेज चेक ना कर लें। तो मैं सीबीएसई ऑफिस गया, सारे दस्तावेज चेक किए और 500-600 कागज थे जो ने मुझे रात को 10-11 बजे तक इंस्पेक्शन करवाने के बाद चंडीगढ़ बाई पोस्ट भेजी थी। लेकिन उसके बाद वो हाईकोर्ट चले गए और स्टे दे दिया। हाँ जी। और वो अभी तक वो स्टे चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा है। डॉक्टर साहब ने जब ये जानकारी लॉरेंस स्कूल से हासिल की, जिसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके बाद वो चंडीगढ़ आ गए और चंडीगढ़ में, क्योंकि उन्होंने वहां से टर्मिनेट कर दिया, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में नौकरी करने लगे। लेकिन लॉरेंस स्कूल का पीछा जो है वो डीएवी चंडीगढ़ स्कूल में भी, इनके कॉलेज में भी इनका पीछा नहीं छोड़ा, और जब ये यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे थे तो यहाँ पे भी उसकी गाज इनके ऊपर गिरी कि आप उस आरटीआई के विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां से भी सर्विसेज से विड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। एक्चुअली मैं तो जब लॉरेंस स्कूल सनावर से निकाला गया तो मुझे इस चीज का एहसास हो चुका था कि जो भी व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से पढ़ाना चाहता है और ऑन मेरिट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन अपॉइंट हुआ, मेरा ख्याल है कि वो देश के एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं है। पर फिर भी कुछ जो मेरे दोस्त मित्र थे जिनको मेरे बैकग्राउंड का पता था, उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि घर भी चलाना है, आफ्टर ऑल कब तक आप लड़ते रहोगे, तो आप एक टीचर ही बनना चाहते थे, टीचर की जॉब जरूर करो, साथ साथ लड़ते भी रहो। तो उनके ये कहने पे मैंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में अप्लाई किया, मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, ज्वाइन हुआ, और उसके बाद फिर लॉरेंस स्कूल सनावर वाले उस समय के प्रिंसिपल मिस्टर सुभाष मड़िया, जिनके दौरान मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, उनके पास पहुंचे और मुझे प्रेशराइज किया गया कि जो सीआईसी में आपका केस चल रहा है उसको विथड्रॉ किया जाए, क्योंकि सीआईसी में हुई बहस में शायद उनको एहसास हो गया था कि स्कूल आरटी के दायरे से बाहर नहीं आ पाएगा या किसी भी तरीके से ये मैनेज नहीं किया जा सकता। तो ये बात है 21 जनवरी 2008 की, जब स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर प्रवीण विशिष्ट और चंडीगढ़ के सनावर स्कूल और डीएवी दोनों के ये अलुमनी रहे हैं, उनको साथ लेकर कॉलेज में पहुंचे और मुझे प्रेशराइज किया गया कि केस को वापस लिया जाए ताकि सीआईसी को कहीं पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर ना कर दी, जो कि मैंने नहीं लिया। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि मुझे डीएवी कॉलेज से भी निकाला गया, उस प्रिंसिपल ने नेक्स्ट प्रिंसिपल डॉक्टर बीसी जोसेफ द्वारा। कब, कौन से सन में निकाला गया? ये मुझे निकाला गया था जी 22 अगस्त 2009 में। 22 अगस्त 2009, 2 साल 12 दिन की सर्विस के बाद 22 अगस्त 2009 में इनको डीएवी कॉलेज से निकाल दिया गया। अब ये 24 चल रहा है। पिछले 15 साल से पीएचडी के एक प्रोफेसर ने, एक अध्यापक ने लोगों को पढ़ाना बंद कर दिया। ये इस देश के शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि एक व्यक्ति जो पीएचडी बॉटनी हो, वो अब 15 साल से पढ़ा नहीं रहा है। 15 साल से क्या कर रहे हैं जानते हैं? अब 15 साल से आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एक्चुअली अब तो 15 साल से फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन के बाद मैं सिर्फ आरटीआई की एप्लीकेशन ही डाल रहा हूं। इंडिया के जो नॉन फेमस बट करप्ट
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खास करके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, और उनके घपले और घोटालों का पर्दाफाश कर रहा है। एक्चुअल में बात यह थी कि मेरे फादर भी टीचर थे, मेरी बहन भी टीचर थी, मेरी वाइफ भी टीचर है, मेरे खानदान में ज्यादातर लोग टीचर थे। तो एक टीचिंग के माहौल में मैं पढ़ा लिखा था, बड़ा हुआ था, तो इसलिए टीचर ही बनना चाहता था। लेकिन ये जो सनावर का एपिसोड हुआ, जो डीएवी कॉलेज का एपिसोड हुआ, इससे मुझे एहसास हो गया कि शायद एक थॉरोली सही व्यक्ति के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं है। जब जगह ही नहीं है तो फिर कम से कम इस करप्शन को उजागर किया जाए, ताकि थोड़ी बहुत जगह मेरे जैसे लोगों के लिए भी एजुकेशन सिस्टम में बन सके। 15 साल में कितनी आरटीआई डाल दी? मैं अब तक 1696 आरटीआई एप्लीकेशंस डाल चुका हूं। इस वीडियो में आप इनके घर को देख रहे होंगे। हमने इसकी क्लिपिंग्स आपको दिखाई। डॉक्टर साहब एक बहुत ही साधारण से भी नीचे की जिंदगी जी रहे। मेरे दोस्त है, पर मैं ये शब्द बोल रहा हूं, एक प्रोफेसर इस तरीके की जिंदगी नहीं जी सकता। एक प्रोफेसर को इस तरीके की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। लेकिन किसी ने इस सिस्टम में आकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों हो गए और कहां कमी रहेगी, इसको ठीक करें। डॉक्टर साहब एक कमरे के मकान में आज की डेट में चंडीगढ़ के पास रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, वाइफ कहीं और सर्विस करती है, बेटा एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है। बच्चों का और बीवी का, वाइफ का क्या आज की डेट में आपको लेके क्या है रवैया की इस तरीके की जिंदगी जीने के लिए क्या कहते हैं वो? एक्चुअली ये कि शुरू में तो मेरी वाइफ और बेटा दोनों ही मतलब इस चीज को लाइक नहीं करते थे कि पढ़ाई लिखाई के बाद ऐसा काम किया जाए, क्योंकि जब हमने ट्रैवल भी करना होता है तो उनकी लाइकिंग होती है कि हम सिर्फ एसी ट्रेन और बस में ट्रैवल करेंगे। मेरी होती है कि मैं नॉन एसी और ऑर्डिनरी और लोएस्ट जो किराए वाली गाड़ी है उस पर करूंगा, तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ये काम करता रहा तो अब उनको भी एहसास होने लगा कि हर बंदे का एक अपना लाइफस्टाइल होता है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो मेरे को एडजस्ट कर लेते हैं और उसी तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं जैसे मैं जीता हूं। अदरवाइज इवन वो भी शायद ये लाइक नहीं करते कि पढ़ाई लिखाई के बाद मैं इस तरीके के लाइफस्टाइल में रहूं। उनको होता है कि थोड़ा बहुत वक्त, थोड़ी बहुत खुशियां अपने लिए भी बचाई जानी चाहिए, और वो आप नहीं करते। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जिस तरीके की मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाली है, कंप्लेंट्स कर रहा हूं, तो उसमें मेरा पूरा वक्त ही इस काम में निकल जाता है। क्योंकि आज का जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही तो है ही नहीं, किसी भी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई हो ऐसा तो है ही नहीं। बल्कि सिस्टम इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि ताकि जो भी बंदा संघर्ष कर रहा है उसके रास्ते में ज्यादा से ज्यादा रुकावटें डाली जाए, ताकि अगर वो बंदा सतेंद्र दुबे की तरह मारा नहीं जा सकता, अगर नौकरी से निकाले जाने के बावजूद भी वो नहीं रोका जा सकता, तो कम से कम मरते दम तक कम से कम घपले और घोटालों को उजागर कर सके। ये प्रयास रहा है उनका। एक चीज आपको दिखाता हूं, ये एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी आज के जनरेशन तो डिक्शनरियों में विश्वास नहीं रखती, वो गूगल में रहती है। हमारे समय में डिक्शनरियां होती थी जहां से हम इंग्लिश के शब्दों के अर्थ ढूंढा करते थे। ये इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश है, कैम्ब्रिज की। ये डॉक्टर साहब ने पूरी पढ़ी हुई है। मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी पढ़ी हुई है, मैं ये दिखा रहा हूं कि इस डिक्शनरी में दीमक लगी हुई है और ये डॉक्टर साहब ने अभी भी संभाल के रखी हुई है। ये डॉक्टर साहब ने इसलिए संभाल के रखी हुई है और इसमें दीमक इसलिए लगी हुई है। ये दीमक शायद डॉक्टर साहब इसलिए नहीं हटा पा रहे क्योंकि जो सिस्टम में, जो शिक्षा के सिस्टम में हमारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर दीमक लगी हुई है, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं उसमें व्यस्त हुए और इस दीमक को वो हटाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये दीमकें लगती रही। ऐसी कई किताबें, ऐसी कई फाइलें इनके घर में पड़ी हैं जिनमें दीमकें लगी हैं, लेकिन ये इन किताबों की दीमकों की हटाने के बजाय आरटीआई के थ्रू शिक्षा के अंदर हो रही सीख को, दीमक को हटाने में लगे। ऐसा डर नहीं लगता? नहीं, ये जो सवाल है मुझे एक हाई कोर्ट में भी पूछा गया था कि आप चंडीगढ़ से यहां तक आए हो तो आपको डर नहीं लगता? तो मैंने यही जवाब दिया था कि जी अगर डरता तो यहां तक आते ना। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक बार डायरेक्टर हायर एजुकेशन यूटी चंडीगढ़ में उन्होंने भी पूछा था, कमरा बंद करके, हियरिंग थी मेरी फर्स्ट अपील की, कि मुझे सिर्फ एक सवाल बताओ, मैंने आपकी सारी एप्लीकेशन अपील्स देख ली, आपने जिस डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली के साथ पंगा लिया है, तो आपको पता नहीं होगा कितने बड़े लोग हैं, कितने अमीर हैं, तो आपको डर नहीं लगता? तो आपको मार सकते हैं। मैंने यही कहा था कि जी नंबर एक तो मैं अमर नहीं हूं,
इमॉर्टल नहीं हूं, मैंने मरना ही है, तो कोई भी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे की मौत निश्चित है। सिर्फ मेरी लाइफ शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात रही लाइफ शॉर्ट करने की, वो भी मैं कोशिश करता हूं कि जितनी अपनी करस्पॉन्डेंस है, जितना अपना वर्क है, उसको मीडिया या सोशल मीडिया में हाईलाइट करता रहूं, ताकि अगर कल को कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो तो कम से कम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, अगर किसी में थोड़ा बहुत भी कैलिबर या कॉन्शियस बची हो तो उनको गुनहगारों को ढूंढने में परेशानी ना आए। इसलिए मैं अपने फर्ज को निभा रहा हूं और मुझे कोई परवाह नहीं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। ये सोच के तो हम काम कर ही नहीं सकते। आज के जमाने में डॉक्टर सिंगला जिस क्वालिफिकेशन के साथ है, कहीं भी नौकरी कर सकते थे। अभी भी बहुत सी जगह से उनको इस बार की ऑप्शन आती है और ऑफर भी आती है कि आप इस केस को विड्रॉ कर लीजिए, हम आपको ये दे देंगे, आप इस केस से हट जाइए, हम आपको ये दे देंगे। और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, एक कमरे का मकान, डॉक्टर साहब की जिंदगी यही है। डॉक्टर साहब ने कोई बहुत बेहतर बात की। हमारे दोस्त हमारे साथ जब हम आए यहाँ पे, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि उन्होंने इनफैक्ट मेरे जो दोस्त है उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, यहाँ नहीं रहना चाहिए आपको। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला कि मैं एक बंद कमरे में अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ, जहां मेरा कंप्यूटर और मेरे दस्तावेज, ये मेरी लाइफ है, एक आगे मेरी लाइफ है। मैं पर्दों के अंदर की जिंदगी जी रहा हूँ। पर्दों के बाहर कहां कोई आग लगी है, कहां कोई पानी आ गया है, कोई फ्लड आ गया है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। जब तक वो मेरे कमरे के अंदर नहीं घुसती है, तब तक मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। ये ऐसा नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टरेट की, पीएचडी की, पंजाब यूनिवर्सिटी से बॉटनी में की, एलएलबी की, अगर इनको आज सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही है कि हमारी शिक्षा में जहां इतने छेद हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम को इतनी बुरी तरह से दीमक लग रही है, तो मैं उसको फोकस करूं, दाएं बाएं के आडंबरों से दूर निकल जाऊं। बहुत ही साधारण से नीचे की जिंदगी डॉक्टर साहब जीते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आज की डेट में आप इस सिस्टम में फिट है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम में तो अगर मैं फिट होता तो जॉब ही कर लेता, क्योंकि मुझे लगा कि मैं फिट नहीं हूं और अब हो भी नहीं सकता। और शायद आज की सिस्टम में फिट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरे में है भी नहीं, और मैं कभी अपने में लाना भी नहीं चाहूंगा। तो इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है आरटीए में, जिसका एक उद्देश्य तो है एजुकेशन सिस्टम में घपले और घोटालों को उजागर करना या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना। दूसरा है उसमें थोड़ी बहुत जगह बनाना, ताकि मेरे जैसे लोग भी उसमें फिट हो सके। मैं तो नहीं फिट हूं, पर कम से कम मुझे लगता है कि जाने से पहले शायद मैं इतनी जगह बना जाऊं कि मेरे जैसे कुछ लोग फिट हो सकेंगे। कामयाबी की राह कहीं नजर आती है? कोई रोशनी नजर आ रही है? 15 साल लड़ाई लड़ते हुए होगी। इसमें कामयाबी सिर्फ इतनी कह सकते हैं कि अगर ये लड़ाई ना लड़ी जाती या ना लड़ो, तो जो घपले और घोटाले हैं वे बेझिझक करेंगे और इतने ज्यादा करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो जो लगातार मैं आरटीए पीछे डालता हूं, जब मिले हुए दस्तावेजों से उजागर हुए घपले और घोटालों को पब्लिक के समक्ष लाता हूं, तो उससे कम ये है कि थोड़ा सा तो स्पीड कम होती ही है। आने वाले समय में मैं आपको डॉक्टर साहब के साथ हम इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। जो दस्तावेज उन्होंने आगे से इकट्ठे किए हैं उसके ऊपर उजागर करने की कोशिश करेंगे। कोई संदेश, क्योंकि मैं जब कल आपके बारे में चर्चा कर रहा था तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा। मैंने कहा यार, आप 2012 के बेस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सम्मानित किया, लेकिन फिर आप बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में चले गए, जहां पे आप किसी के साथ आपका कोई बहुत ज्यादा रास्ता नहीं रहता है, आपका कमरा आप ये है। तो क्या संदेश एक आखिर में आप बताएंगे? मैं तो इतनी कहना चाहूंगा कि हम जिस भी प्रोफेशन, जिस भी काम में लगे हैं, दिल से लगे हैं, तो उसको कमिटमेंट से और डेडिकेशन से करना चाहिए। और कभी भी अपने असूलों से, अपनी आदतों से, अगर अपने आप को पे विश्वास है कि हम सही हैं, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चाहे रास्ते में कोई भी रुकावटें हैं या कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अदरवाइज अगर यही करना है तो फिर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो बहुत से तरीके हैं, फिर टीचर ही क्यों बनना है? पैसा कमाने के लिए और भी तरीके हैं। ऐसी शख्सियतों के साथ मिलकर हमको खुद को एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए, और एक प्रेरणा मिलती है कि बहुत ज्यादा तो नहीं पर समाज के लिए थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर सिंगला जैसे शख्स जो 100% लगे हुए हैं उनको भी कम से कम एक ऑक्सीजन मिले कि नहीं, समाज इस तरीके के लोगों के साथ भी चल रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरनामा। थैंक यू।